हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज पार्ट 3 यानी ये थर्ड वीडियो है इंटीग्रेशन सीरीज़ का। इसमें आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन के से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला फैक्ट जो है वह यह है कि इंटीग्रेशन जो होता है ना वह दरअसल में डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स होता है। इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स होता है, या जिस तरह से एंड वाइस वर्सा। तो इसको हमेशा याद रखना है कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का उल्टा है यानी रिवर्स है, और डिफ्रेंसिएशन भी इंटीग्रेशन का रिवर्स है। तो ये हमेशा याद रखना। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि अगर हम साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, जैसे यहाँ साइन एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कॉस एक्स। ये जो ब्लिंक कर रहा है ये बता रहा है कि जब आप साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा कॉस एक्स रिजल्ट के अनुसार, यानी फार्मूला यही है। तो फिर कहा गया है कि जब हम लोग कॉस एक्स को ये जो कॉस एक्स है इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तब क्या मिलेगा। तो कॉस एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से हमको मिलेगा, फिर से वापस हमको साइन एक्स मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिफ्रेंसिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का रिवर्स है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए फैक्ट नंबर 2 जानते हैं। अब आ रहा है फैक्ट नंबर 2। क्या कहता है फैक्ट नंबर 2? फैक्ट नंबर 2 कहता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, है ना, एकत्र करना, जोड़ना, जमा करना, इकट्ठा करना, जोड़ना, ये सब इंटीग्रेशन के मायने हैं। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम जोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़े को, कंपोनेंट को, छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ करके एक बड़ा वैल्यू हासिल करते हैं, तो यही है इंटीग्रेशन। फैक्ट नंबर 3 कहता है कि बगैर डिफरेंशियल एलिमेंट के, यानी बगैर डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है, ये dx, बगैर dx के इंटीग्रेशन जो है वह पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर ये किसी में dx ना रहे, हाँ, किसी एलिमेंटल इक्वेशन में अगर dx ना रहे तो ये इंटीग्रेशन संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी आप कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन नहीं पाओगे होते हुए जिसमें कि डिफरेंशियल एलिमेंट गायब हो, है ना। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है, यहाँ x का डिफरेंशियल एलिमेंट मौजूद है dx, तो इसकी मौजूदगी रहेगी ही रहेगी। ऐसा कोई भी आप नहीं देखेंगे इंटीग्रेशन होते हुए जिसमें कि ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो है गायब हो, इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो गायब हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये भी एक फैक्ट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में जो हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि हम लोग 2x² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सपोज थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि हम लोग 2x² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या यह पॉसिबल है कि हम इंटीग्रेट करें 2x² को? क्या ये संभव है? तो आंसर आएगा नहीं, ये संभव नहीं है। अगर हम ये वाला इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, है ना। अब पूछ रहा है कि क्या ये वाला इंटीग्रेशन होगा, ये जो इंटीग्रेशन दिखाया जा रहा है ये संभव है? तो हाँ, ये हो सकता है। ये फंक्शन हो गया x का, ये x का फंक्शन हो गया, और उसके साथ क्या मौजूद है, x का डिफरेंशियल एलिमेंट है। तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट की मौजूदगी से हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात का कि डिफरेंशियल एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, फंक्शन नहीं होना तो काम चल जाएगा, तब भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन dx दे दे, अभी क्या देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंशियल एलिमेंट x का मौजूद है, dx मौजूद है, लेकिन फंक्शन जो है x का मौजूद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फंक्शन मौजूद नहीं है, सिर्फ अकेला dx मौजूद है और x का कोई फंक्शन मौजूद नहीं है, तो ये समझ करके हम आगे बढ़ेंगे कि x⁻0 एकमात्र ये फंक्शन जरूर मौजूद है। सॉरी, क्यों ऐसा बोलें? क्योंकि x⁻0 1 होता है, तो ये 1 वही फंक्शन हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x⁻0 हो गया x का फंक्शन। आगे इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप समझ में आया, ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 3। इंटीग्रेशन का फैक्ट नंबर 3 क्या है? तो कहता है विदाउट डिफरेंशियल एलिमेंट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सच कैलकुलेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो ये बात तो बोल दी है कि बगैर डिफरेंशियल एलिमेंट का कोई भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बगैर dx का कोई भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बगैर dy का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कोई ना कोई डिफरेंशियल एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तभी वो इंटीग्रेशन संभव है, तभी वो संभव है। लेकिन सवाल उठता है ऐसा क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न क्या है इसके पीछे?
इसके पीछे का कारण क्या है कि अगर आप ये एलिमेंट नहीं देते, डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं देते हैं ना, तो ये क्या होगा, ये कैलकुलेशन डायमेंशनली गलत हो जाएगा, ये डायमेंशनली गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इस तरह से डिफरेंशिएशन करने लगे, सॉरी इस तरह से अगर हम इंटीग्रेशन करने लगे 2x², ये इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं यहाँ कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट x का मौजूद नहीं है। हाँ, फंक्शन मौजूद है x का, आप देख लो ये पूरा का पूरा ये फंक्शन हो गया x का, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, कोई ना कोई यहाँ पे कोई dx जरूर होना चाहिए, यानी x का डिफरेंशियल एलिमेंट, जैसे यहाँ x का फंक्शन है तो वैसे यहाँ x का डिफरेंशियल एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, लेकिन ये गायब है, x का डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए इसको सॉल्व कर दे, 2x² को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन ये आएगा। और ये क्या आ जाएगा, 2x⁻³ हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x2+1/2+1, तो ये x⁻³ ये कांस्टेंट जो करते हो उतर जाएगा, चूंकि कोई अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट नहीं है, आप देख लो यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं है, यहाँ कोई लोअर लिमिट नहीं है, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उतर जाएगा। ये कांस्टेंट 2 है तो ये भी कांस्टेंट 2 उतर जाएगा। x⁻2 है तो x⁻2+1/2+1 यानी हो गया x⁻3/3। तो ये हम सॉल्व कर लिए, मान लीजिए हम सॉल्व कर भी लिए, अगर यहाँ देखिए कोई डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं है मौजूद x का, कर लिए तो उससे क्या होगा, ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, ये डायमेंशनली ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख लो इसका डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि ये x क्या है, लेंथ को मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है तो x² यानी लेंथ स्क्वायर l² हो जाएगा, ये डायमेंशन RHS का, LHS का, ये LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और डायमेंशनली करेक्ट हो ये इक्वेशन, इसके लिए जरूरी है कि RHS का भी डायमेंशन यही होना चाहिए जो LHS का है। LHS का डायमेंशन l² है, तो ये जो हमारा RHS है इसका भी डायमेंशन l² होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, देख लो यहाँ पर क्या हो गया डायमेंशन, यहाँ पर डायमेंशन l³ हो गया, ये l³ हो गया, और c का भी डायमेंशन क्या होगा, l³ ही होगा, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट ये जुड़ रहा है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। जब इसका l³ है तो ये भी l³ होगा, तो l³ + l³, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये भी l³। फाइनली दोनों का मिल करके क्या हो जाएगा, l³ हो जाएगा। ये पूरा RHS पार्ट का डायमेंशन l³ और RHS का डायमेंशन l², LHS का डायमेंशन l², RHS का डायमेंशन l³। तो ये क्या हो गया, l² इज नॉट इक्वल टू l³, ये l³ प्लस ये l³, तो दोनों l³ हो गया, तो ये गलत हो गया, डायमेंशनली रॉन्ग हो गया, इसीलिए ये नहीं होगा। आप सोच रहे हैं सी में कहाँ कोई x वगैरह तो नहीं है, आप ये जान लीजिए कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जो बनेगा ना, इसका डायमेंशन वही होगा जो इसके साथ जो ये पार्ट है, इसका जो डायमेंशन होगा ना वही इसका भी डायमेंशन होता है हमेशा। तो इसका डायमेंशन देख रहे हैं x³ जहाँ x लेंथ है, तो यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा l³, ये l³ हुआ तो ये भी l³, और डायमेंशन जब जुड़ता है, ये जब जुड़ता है तो ये हो जाता है l³ टोटल, यानी पूरा RHS का हो जाएगा l³। ध्यान दीजिए डायमेंशन जब जुड़ेगा ना तो वो जैसे होता है ना एल्जेब्रिकली जोड़ते हैं तो हम लोग को लगता है 2l³ होना चाहिए, ये नहीं होता है, 2 नहीं लगेगा, सीधे l³ + l³ हो जाएगा सॉरी, तो पूरा RHS हो गया l³ और पूरा LHS हो गया l²। तो ये क्यों हुआ, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट dx गायब है इसके कारण हुआ, इसीलिए ये डायमेंशनली गलत हो गया। इसीलिए बगैर डिफरेंशियल एलिमेंट के ये संभव ही नहीं है ना, ये संभव नहीं है इंटीग्रेशन। लेकिन अब अगर हम यहाँ एक डिफरेंशियल एलिमेंट dx डाल दें, अब इसको सॉल्व करें तो फिर से रिजल्ट आएगा 2x³ + c। अब LHS का डायमेंशन देख लो क्या होता है, RHS का डायमेंशन l³ होगा, ये तो जानते हैं। LHS क्या होगा, ये dx है, छोटू सा x लेंथ है, तो इसका डायमेंशन खाली डिफरेंशियल एलिमेंट का डायमेंशन l हो जाएगा, है ना, डिफरेंशियल एलिमेंट का डायमेंशन l हो जाएगा, और इसका डायमेंशन l² होगा, x² यानी l² हो जाएगा डायमेंशन, तो l² × l ये हो जाएगा l³, और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन क्या है, l³ है, तो हो गया डायमेंशनली करेक्ट हो गया ना, है ना। तो ये इस तरह से डिफरेंशियल एलिमेंट का होना जरूरी है, तभी डायमेंशनली करेक्ट होता है ना। ये l³ + l³, ये इतना सा पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये पार्ट हो गया l³, ये पार्ट भी हो गया l³, तो ये हो गया l³, ये हो गया l³, तो l³ + l³ होता है l³, डायमेंशन में यही है, हाँ, ये हो जाएगा l³ दैट इज इक्वल टू
फिर एल स्क्वायर इंटू एल, एल स्क्वायर कहाँ से आया, ये एक्स स्क्वायर से आया एल स्क्वायर, और डी एक्स से आया एल, तो ये एल स्क्वायर इंटू एल, ये भी हो गया एल क्यूब। तो देखा ना, डिफरेंशियल एलिमेंट डालने से डायमेंशन सही हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। एलएचएस का जो डायमेंशन है वही आरएचएस का भी है, इसलिए इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसीलिए डिफरेंशियल एलिमेंट डालना निहायत ही ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। ये देख लो, ये यहाँ कर दिया गया सॉल्व। अब आते हैं फैक्ट 4 पे। फैक्ट 4 क्या कहता है? फैक्ट 4 कहता है कि अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं तो हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जिसमें कि डिफरेंशियल जो होता है एक गिवन वेरिएबल का, यहाँ कौन सा डिफरेंशियल है, यहाँ एक्स वेरिएबल का डिफरेंशियल है, वो जो है एग्जिस्ट करे, यानी कि वो क्या हो, एग्जिस्ट करे, यानी वो मल्टीप्लाई हो। ये जो x, जैसे मान लीजिए x वेरिएबल का अगर हम डिफरेंशियल लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, किसके साथ, उसी वेरिएबल के फंक्शन के साथ, उसी वेरिएबल के फंक्शन के साथ। ये क्या है, इतना सा पार्ट फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो ये फंक्शन के साथ, इसके साथ है ना, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए कि डिफरेंशियल एलिमेंट जिस वेरिएबल का है उसी वेरिएबल का फंक्शन भी साथ में हो, यानी दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तभी जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इंटीग्रेशन संभव है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बिरादरी का ये डिफरेंशियल एलिमेंट हो, डिफरेंशियल एलिमेंट किस बिरादरी का है, एक्स बिरादरी का है, तो उसी तरह से इसका जो फंक्शन इसके साथ जो अभी लगा के रखे हुए वो भी किस बिरादरी का है, वो भी एक्स बिरादरी का है ना। तो ये दोनों होना चाहिए सेम बिरादरी का, फंक्शन और डिफरेंशियल एलिमेंट दोनों सेम बिरादरी का होना चाहिए। अगर वाई बिरादरी का है डिफरेंशियल एलिमेंट तो फंक्शन भी वाई बिरादरी का होना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, इस तरह से हो, ऐसा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, तभी जाकर के ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, संभव होगा। क्लियर हुआ, ये बात भी समझ में आ गई। ये देख लो गौर से, ये फंक्शन है, इतना सा पार्ट फंक्शन है एक्स का, और इतना सा पार्ट क्या है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट है एक्स का। अब आता है फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 में क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार मेथड होता है, सेटिंग होता है अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का। जब एक डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कैसे सेट किया जाता है, तो ये फैक्ट नंबर 5 में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 5 क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक वेरिएबल फोर्स एफ जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, वो यहाँ से यहाँ जो है ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा है 0 मीटर से 6 मीटर तक। किस फोर्स के द्वारा हो रहा है, वो वेरिएबल फोर्स ये है, हाँ यही है वो वेरिएबल फोर्स, इसके कारण ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है। तो अभी जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एकदम छोटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसके साथ जब इस फोर्स को हम मल्टीप्लाई किए, ये वेरिएबल फोर्स को जब एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई किए तो हमको एलिमेंटल वर्क मिला। इस एलिमेंटल वर्क वाले इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे और राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर हमको क्या मिलेगा, तो ये जो हमको जो भी मिला इंटीग्रेट करने पर, तो अब हमको क्या करना होगा, लिमिट सेट करना होगा। क्यों भाई, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ा। तो हम लोअर लिमिट सेट करेंगे इसमें, इसका लोअर लिमिट जो होगा, एक्स का जो लोअर लिमिट होगा, तो एक्स का लोअर लिमिट क्या है, वह 0 है, तो यहाँ पर 0 डालना होगा। एक्स का अपर लिमिट क्या है, 6 है, तो यहाँ 6 डालना होगा, है ना। तो जब ब्लॉक इस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है, तो उस समय जो है वर्क जो है 0 होगा, क्योंकि ब्लॉक ओरिजिन पे है तो मूव अभी नहीं किया है, तो वर्क 0, एक्सटर्नल फोर्स अभी मूव नहीं किया तो वर्क 0। और ब्लॉक जब मूव करके जब यहाँ पे ले आए, ये 6 मीटर पॉइंट पर इस पोजीशन पर ले आए, तो वर्क कितना करना पड़ा, इस वेरिएबल फोर्स को वर्क करना पड़ा, कैपिटल W वर्क करना पड़ा। तो इस तरह से है, तो ये देख लो आप, हाँ तो ये W वेरिएबल ये डिपेंडेंट है किस पर, X वेरिएबल पर। तो यहाँ देखो गौर से, यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं, ये जो वर्क करने जा रहे हैं हम लोग, हाँ ये देखो, ये जो अगर आपसे कोई कहे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में, ध्यान देना अभी तो 6 मीटर का बताएं, अभी मान लो कि अगर कह दे आपको, ऐसा कह दे कि C पॉइंट से ब्लॉक को डिस्प्लेस किया जा रहा है D पॉइंट तक, तो कितना वर्क करना होगा। तो सेम एलिमेंटल वर्क डन वाला इक्वेशन में पोजीशन के जगह पर जो है ना, पोजीशन वाला जो ये जो पार्ट है, इसका जो पोजीशन जो डालेंगे, अपर लिमिट जो डालेंगे ना, वो ये D पॉइंट का पोजीशन क्या हो जाएगा इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला तीर बता रहा है D पॉइंट का पोजीशन, बता रहा है 4 मीटर बता रहा है, तो ये 4 मीटर डाल देंगे, है ना। और ये पॉइंट जो है C पॉइंट जो है,
यहाँ से ना ले जा रहे हैं यहाँ तक डी तक, तो ये जो सी पॉइंट है इसका पोजीशन क्या है इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो वो है 2 मीटर। तो ये लोअर लिमिट में डाल देंगे यहाँ 2 मीटर, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 मीटर डाल रहे हैं, ये 4 मीटर अब, और ये क्या डाले 2 मीटर डाले, एक्स सी पोजीशन, सी से यहाँ डी तक ले जा रहे हैं, तो सी पोजीशन का वैल्यू हो गया 2 मीटर, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। और यहाँ वर्क का क्या हो गया, अपर लिमिट, वर्क का अपर लिमिट हो गया, डब्ल्यू वेरिएबल का अपर लिमिट हो गया डब्ल्यू डी। यहाँ तक आते आते कितना वर्क हुआ, डब्ल्यू डी वर्क हुआ। जब यहाँ पर था तो कितना वर्क हुआ था, तब हुआ था डब्ल्यू सी वर्क। ये हो गया डब्ल्यू सी लोअर लिमिट, देख लो यहाँ, ये डब्ल्यू सी हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट वर्क का। ये अपर लिमिट कब हुआ, जब ब्लॉक जो है 4 मीटर पर आया, तब ये अपर लिमिट को करस्पॉन्ड करा। और जब ब्लॉक 2 मीटर पर था उस समय वर्क हुआ था डब्ल्यू सी। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये समझ में आ गया। तो अब ये डब्ल्यू डी, ये लोअर लिमिट डब्ल्यू सी, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, है ना। तो क्या यह संभव है कि हम लोग इंटीग्रेट कर सके वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स को, क्या ये पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर एक डेडलॉक की सिचुएशन, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है इंटीग्रेट वाई स्क्वायर, समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, डी एक्स। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं डिफरेंशियल एलिमेंट किसका है, डिफरेंशियल एलिमेंट इस एक्स वेरिएबल का है। फंक्शन किसका है, फंक्शन है वाई वेरिएबल का। हाँ ये तो गजब हो गया, मिसमैच हो गया ना। ये डिफरेंशियल एलिमेंट किसी और वेरिएबल का और फंक्शन किसी और वेरिएबल का, जबकि इंटीग्रेशन कब संभव है, जिस वेरिएबल का डिफरेंशियल एलिमेंट हो उसी वेरिएबल का फंक्शन भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मामला गड़बड़ है, यहाँ तो डिफरेंशियल एलिमेंट कुछ और वेरिएबल का है और फंक्शन किसी और वेरिएबल का है। तो वही पूछा है कि क्या यहाँ इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर नहीं है तो इस, अगर है, अगर पॉसिबल है, हाँ है पॉसिबल, तो इस डेडलॉक से, ये जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, ये जो डेडलॉक हो गया है, इसको, इस डेडलॉक से कैसे बाहर निकलेंगे और सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो ये देखो कैसे बाहर निकलेंगे, यहाँ 2 तरीका है, 2 तरीका है आपको इस डेडलॉक से बाहर निकलने का। तो पहला सॉरी, पहला तरीका है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग की सॉरी। तो ये पहला तरीका क्या है, ये पहला तरीका कि या तो हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट डी एक्स को कन्वर्ट कर दे डी वाई में, या तो हम लोग ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसको किसी तरह से क्वेश्चन में जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हम इस डी एक्स को किसी न किसी तरह से डी वाई में अगर कन्वर्ट कर ले, तो तब डिफरेंशियल एलिमेंट जब डी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो डी वाई डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया और वाई हो गया फंक्शन, तब इंटीग्रेशन फीजिबल है, पॉसिबल है। या फिर हम इस फंक्शन को इस तरह से कन्वर्ट कर ले, वाई स्क्वायर फंक्शन को, कि ये एक्स के टर्म्स में आ जाए। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि मैं इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताना चाहता था, इसीलिए मैंने ये पार्ट 3 वीडियो बनाया ताकि आपको इंटीग्रेशन के इन फैक्ट्स के बारे में जानकारी हो। अगला वीडियो जो होगा ना उसमें हम लोग पार्ट 4 में, अगले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज को देखेंगे और उनको याद करने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स भी दूंगा आपको, जो आप उसको आप आसानी से याद कर सकते हो। तो आप प्लीज़ ये अगला वीडियो मत भूलिएगा, हाँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूलाज, इसको आप नहीं भूलना, ठीक है। इसको ज़रूर आप देखना, इस वीडियो को, पार्ट 4 चौथा वीडियो है ये इंटीग्रेशन सीरीज़ का। आप हमारे प्लेलिस्ट इंटीग्रेशन सीरीज़ में जा सकते हैं, वीडियो के एंड में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल ऑप्शन को ज़रूर क्लिक कीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। मैं ज्ञानू मोदी आपसे अलविदा चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन भूलना नहीं देखना, ठीक है, इसको ज़रूर देखना, ठीक है। पार्ट 4 डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूलाज। ओके, थैंक यू।